जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं अपना बेसिक कवर कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक स्रोत, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके द्वारा इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो हमने पढ़ा, आज पढ़ेंगे हम साहित्यिक स्रोत। देखिए, इतिहास को जानने के 3 स्रोत होते हैं। एक तो होते हैं पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई से मिलते हैं, ऐतिहासिक स्रोत यानी उस टाइम की जो बुक्स हैं, जो किताबें उस टाइम लिखी गई उनके बारे में, और तीसरा आ जाता है अपना उस टाइम के जो यात्री विवरण हैं, जैसे कि भारत में विदेश से यात्री आते थे उस समय। जैसे आपने इब्न बतूता का नाम सुना होगा, अलबरूनी का नाम सुना होगा। तो साथ ही इन सब के जो साहित्यिक साक्ष्य होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं साथ ही साहित्यिक स्रोत की। तो साथ ही साहित्यिक स्रोत को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो अपना आ जाता है धार्मिक साहित्य, यानी धर्म से रिलेटेड, जैसे मैं बना रहा हूं उसी तरह बनाते जाइए। एक आ जाता है अपना धार्मिक साहित्य और एक आ जाता है अपना लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और एक आ जाता है अपना क्या, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, धार्मिक यानी जो धर्म से जुड़ा है, जो धर्म से जुड़ा है उसे क्या कहेंगे, धार्मिक। और लौकिक यानी जो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, लौकिक साहित्य में क्या क्या आ जाता है, तो ऐतिहासिक ग्रंथ यानी जो इतिहास के पर्पस से ही लिखे गए हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ। इसके अलावा राजाओं को अपनी जीवनी लिखाने का बहुत शौक था, क्योंकि वो चाहते थे कि आगे की पीढ़ी में या आने वाले समय में हमारे बारे में जानकारी मिले। तो वो कैसे मिलेगी, तो जीवनी से। तो जीवनी ग्रंथ, जीवनी। अब इनका कोई मतलब धर्म से तो है नहीं, इसलिए इनको लौकिक साहित्य कहा जाता है। जीवनी ग्रंथ हो गए आपके। और एक हो जाता है गल्प साहित्य। तीसरा कौन सा हो जाता है, गल्प साहित्य। गल्प साहित्य ये हो जाते हैं अपने लौकिक ग्रंथ। साथ ही धार्मिक ग्रंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो अपना आ जाता है ब्राह्मण ग्रंथ, यानी जिनमें ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, जैसे कि आपका वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आता है। पर ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ, जिसमें आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो धार्मिक साहित्य को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, और एक आ जाता है अपना क्या, ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य, तो इसे आप प्लीज नोट कर लीजिए। बेसिक है, बेसिक आपका मजबूत, तो फिर आगे जब हम मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है साथ ही। तो साहित्यिक स्रोत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले धार्मिक साहित्य, फिर आपका लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ, गल्प साहित्य। जबकि धार्मिक साहित्य को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपका ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। तो आई होप आपने इसे लिख लिया होगा। अब साथ ही बात करते हैं किसकी, ब्राह्मण साहित्य। इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब आपकी वैदिक सभ्यता पढ़ाई जाएगी, वैदिक काल पढ़ाया जाएगा, तब वहाँ पर आपके वेद, उपनिषद, पुराण, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसके साथ ही, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य। साहित्य तो सबसे पहले क्या आ जाता है साथी, वेद। वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। वेद का मतलब क्या होता है साथी, ज्ञान या फिर नॉलेज। और वेदों की कुल संख्या साथी 4 है। कितने वेद हैं, 4। मैं चारों के नाम लिख देता हूं। ऋग्वेद सबसे पुराना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और एक आ जाता है अपना लास्ट वाला अथर्ववेद। तो वेदों की बात करें तो वेद शब्द का मतलब ज्ञान से है,
4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद आपके गायन से संबंधित है, यजुर्वेद में आपके यज्ञ विधान दिए गए हैं, अथर्ववेद में आपके औषधि और जादू टोना के बारे में, ऋग्वेद में आपको जो आपका वर्ण व्यवस्था होती है, जब आप सुनते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जो वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ है इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। तो इनके बारे में जब हम वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तब बढ़िया से डिटेल से चर्चा करेंगे। वेद के बाद आ जाता है अपना वेद के बाद बात करते हैं साथी वेदांग की। वेदांग, तो इनकी साथी संख्या की बात करें तो टोटल 6 हैं, और ये वेदों के उच्चारण को अच्छी प्रकार से वेदों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि वेद तो संस्कृत बहुत कठिन सा उसमें लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो वेदों का सही तरीके से उच्चारण किया जाए उसके लिए वेदांग की रचना की गई, और इनकी संख्या 6 है। साथ ही आगे आ जाते हैं अपने क्या पुराण। तीसरा कौन सा आ जाएगा तो पुराण, और पुराणों की संख्या की बात करें तो टोटल 18 पुराण हैं। पुराण कितने हो जाते हैं 18। फिर आ जाते हैं अपने उपनिषद। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद टोटल 108 हो जाते हैं, 108। और उपनिषद का मतलब होता है आपका समीप बैठना। तो इनको लिख लिया होगा आपने, वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, पुराण 18 हैं, उपनिषद 108 हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिख देते हैं, जगह है आरण्यक। आरण्यकों का जो मतलब लिखे गए थे, आरण्यक वे जंगल में लिखे गए थे, यानी वन में लिखे गए थे, और वनों पर इनका पाठन होता था। तो क्या क्या हो गया, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, आरण्यक। स्मृति ग्रंथ आते हैं साथी, स्मृति ग्रंथ। आपने मनु, स्मृति, इन सब के बारे में सुना होगा, तो स्मृति ग्रंथ। इसके अलावा आपका आ जाता है रामायण, महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखा रामायण, और एक आ जाता है अपना महाभारत, जिसके रचयिता है वेद व्यास जी। तो ये आप लिख लीजिए, ब्राह्मण साहित्य जिसमें आपका वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति ग्रंथ, रामायण और महाभारत आ जाते हैं। अब साथ ही बात करते हैं ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ की। किसकी बात करेंगे, ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। ब्राह्मणोत्तर साहित्य, तो इसमें अपना आ जाता है बौद्ध ग्रंथ। क्या क्या आ जाते हैं, बौद्ध ग्रंथ, जिनमें महात्मा बुद्ध से रिलेटेड बातों को, जीवनियों को, कथाओं को दर्शाया गया है, बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही जो बौद्ध ग्रंथ है ये पाली भाषा में, किसमें है, अपने पाली लैंग्वेज, पाली भाषा। तो पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि बौद्ध साहित्य जो लिखे गए हैं किस भाषा में, या महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो आप बता देंगे कि पाली भाषा, यानी उनके टाइम पाली भाषा चलती थी। फिर अपने आ जाते हैं जैन साहित्य धर्म, यानी जैन ग्रंथ, जैन साहित्य। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी, और इनके टाइम जो लैंग्वेज चलती थी तो वो प्राकृत चलती थी, प्राकृत भाषा। तो पूछता है कि महात्मा जो महावीर जैन थे, इनके उपदेश किस लैंग्वेज में थे, तो आप बताएंगे कि प्राकृत भाषा में। तो ये साथ ही अपना क्या था, साहित्यिक स्रोत थे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक का नाम लिख रहा हूं जो कि अधिकतर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगी, अभिज्ञान शकुंतलम। पूछेगा कि किसका नाटक है, तो लिखिए अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। तो साथ ही ये कालिदास, वही कालिदास है भैया जो पेड़ पर बैठकर डाल काट रहे थे और उसी डाल पर बैठे हुए थे, राइट। कालिदास संस्कृत के कवि, वो संस्कृत के लेखक कवि दोनों थे, और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका था क्या, साहित्यिक स्रोत, जिनके बारे में हमें साहित्य से जानकारी मिलती है।
तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।